बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नियो टेलीविजन की खुसूसी ट्रांसमिशन में आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। ये खुसूसी ट्रांसमिशन किस वजह से है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन वो लोग जो कि सुबह से ही नियो टेलीविजन से बने हुए हैं वो ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि आज क्या दिन है और किस वजह से ये खुसूसी ट्रांसमिशन का इनेकाद किया गया है। इस टाइम पर अगले 2 घंटे तक मेरा आपके साथ रहने वाला है। बीनर सलीम के साथ आप आज नियो टेलीविजन पर अगले 2 घंटे के लिए कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद करते हुए मुझे और मेरे पैनलिस्ट को पाएंगे। आज 5 अगस्त है नाजरीन, और 5 अगस्त वो तारीख है कि आज के दिन 1 साल पूरा हो चुका है उस मजमूम, उस घिनौनी साजिश को जो कि भारत ने रची थी। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने की एक साजिश रची और मकबूजा कश्मीर को भारत में जम करने का इरादा किया। और फिर हमने देखा कि उसके बाद से कश्मीरियों के ऊपर एक ना ख़त्म होने वाले जुल्म का, बर्बरियत का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इस तरह का जुल्म के 80 लाख जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं वो उस वादी में बिल्कुल कैद होकर के रह गए हैं। कर्फ्यू उन पे नाफिज किया गया है, उनके ऊपर ज़मीन तंग करने की कोशिश की गई है। और आज पाकिस्तान 5 अगस्त को इसीलिए अपने तमाम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ा है, एक सॉलिडारिटी का मैसेज देता है और यौम इस्तेहसाल मकबूजा कश्मीर मनाया जाता है। बाहर भी जब मैं ऑफिस भी आ रही थी और जितना मैंने टीवी देखा आज सुबह से ही हमें पता चला कि गली में, मोहल्लों में लोग बाहर निकले हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं। ग्रुप्स के अंदर अपने तरीके से सॉलिडारिटी का इजहार कर रहे हैं अपने उन कश्मीरी बहन भाइयों के लिए जिनकी जुल्म सहने की जो बर्दाश्त है उसको भी सलाम कहेंगे और कहीं ना कहीं उनकी उस हिम्मत को भी सलाम कहेंगे कि जिस तरीके से वो निहत्थे भारतीय फौजी के हाथों अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और हार नहीं मान रहे हैं और एक ना ख़त्म होने वाली जो जंग है वो चलती चली जा रही है। और इसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से भी उन तमाम कश्मीरी बहन भाइयों के लिए बहुत सलाम है। हम उनके साथ हैं और उनके हक़ के लिए जिस हद तक हमें आवाज़ उठानी पड़ी हम उठाएंगे, जब तक आवाज़ उठानी पड़ी हम उठाएंगे। अपने अच्छे और बड़े दबंग किस्म के पैनलिस्ट का मैं आप लोगों से इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। वंस अगेन आफ्टर ईयर्स ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब मेरे से लाहौर स्टूडियोज़ में बने हुए हैं, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। कश्मीरी इसका जो दुख दर्द है ये बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और साथ ही साथ ऑन कैमरा हूँ या ऑफ कैमरा हूँ इनसे बड़ी एक अच्छी गपशप रहती है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया बेनी, थैंक यू वेरी मच। सरदार भीषण सिंह साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब जबरदस्त किस्म का उनका पोर्टफोलियो है। मेंबर पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा हैं, चेयरमैन बाबा गुरु नानक जी वेलफेयर सोसाइटी है पाकिस्तान के, चेयरमैन माइनॉरिटीज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, एक्स प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा कमेटी के और एक्स डिस्ट्रिक्ट मेंबर हैं लाहौर असेंबली के। अस्सलाम वालेकुम सरदार भीषण सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सत श्री अकाल सर जी, ज्वाइन करने के लिए बड़ी मेहरबानी आप आए। अल्ताफ वानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी, कश्मीरी हुर्रियत लीडर हैं। ये वो हस्तियां हैं, ये वो नाम हैं जिनकी एक स्ट्रगल भी है, ये वो नाम है जो कि कश्मीरी बहन भाइयों के दर्द को भी महसूस करते हैं, ये वो नाम है जो कि खुलकर आज उनके साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली जैसे जैसे हमें गेस्ट ज्वाइन करेंगे इस ट्रांसमिशन के अंदर हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे। जावेद बलोच साहब हैं, ब्यूरो चीफ हैं नियो टेलीविजन इस्लामाबाद के, वो हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं जस्ट बिकॉज के डिसएडवांटेज नहीं देना चाहती उन तमाम गेस्ट को जो कि इस्लामाबाद स्टूडियोज में मेरे साथ हैं, तो मैं वानी साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे आगाज कर लेती हूँ, बिकॉज यू आर एक्चुअली अ कश्मीरी हुर्रियत लीडर। तो आज के दिन के लिए आप देखने वालों को, सुनने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि 5 अगस्त 2019 को जो साजिश रची गई आज उसको 1 साल मुकम्मल हो चुका है, हम क्या कर सकते हैं अपने उन कश्मीरी बहन भाइयों के लिए? शुक्रिया बेनिश। देखे 5 अगस्त 2019 को जो हुआ, इससे पहले भी कश्मीरी मासूरी थे, एक लॉकडाउन के अंदर ही थे और उन पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे पिछले 73 साल से बिलुमूम और बिलखुसूस पिछले 30 साल से। जिस तरह से भारतीय फौज कशी कश्मीर में हुई और भारतीय फौज को लातादाद इख्तियारात देकर उन्हें ये इख्तियारात था कि वो किसी कश्मीरी के घर के अंदर दाखिल हो सकते हैं, किसी कश्मीरी को अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, किसी का घर उड़ा सकते हैं, उसके लिए उन्हें किसी भी कानून के कटहरे में नहीं लाया जा सकता था। 5 अगस्त को 2019 एक ऐसा वाक़ा हुआ जब हिंदुस्तान की सरकार, जो बीजेपी और आरएसएस की सरकार है, जिनका पहले मैनिफेस्टो में ही था ये कि कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है उसको ख़त्म करना है और कश्मीर को इंटीग्रेट करना है, अपने हिंदुत्व के एजेंडे को कश्मीर के अंदर लागू करना है। ये उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में 2014 में भी था और 2019 में भी था। 2019 में
ان کو ایک مخصوص میجورٹی ملی وہاں پر اور وہ بالکل کسی جگہ اکاؤنٹیبل نہیں رہے, اپنی اپوزیشن کے پاس بھی کسی جگہ بھی نہیں. تو انہوں نے جو ملٹری آپریشن جو انہوں نے کشمیر میں کیا تھا اس سے شکست جو ان کو محسوس ہو رہی تھی, کسی طرح سے بھی کشمیر کی تحریک کو دبانے وہ ناکام ہو رہے, تو انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشنل وار کر دیا, کشمیر کی جو سو کالڈ اٹانومی تھی اس کو ریووک کر دیا. گو کہ یہ جو دفعہ 370 آئین کے ہند کے اندر تھا, جب سے یہ داخل ہوا تھا اس وقت سے اس کے اندر ایروجنز ہوئے تھے. اگر ہم دیکھیں تو جو 97 سبجیکٹس میں سے 94 سبجیکٹس پر پہلے ہی ہندوستان کی پارلیمنٹ جو ہے قانون سازی کشمیر میں کرتی تھی. صرف 3 سبجیکٹس ایسے رہ گئے تھے جن میں یہ اسٹیٹ سبجیکٹ لا تھا یا ڈومیسائل لا. تو غرض ہندوستان کی سرکار کی یہ تھی کہ اس کو ختم کر کے یہاں پر سیٹلرز کو بسایا جائے, یہاں کی ڈیموگرافک کو چینج کیا جائے تاکہ کشمیر کے اندر اس کی میجورٹی جو مسلمانوں کی میجورٹی ہے اس کو مائنارٹی میں تبدیل کیا جائے. اس سلسلے میں انہوں نے جو کام ڈاؤن کیا, جو کریک ڈاؤن کیا, جو کرفیو لگائے, مزید فوج لائی, تو یہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور اس درمیان ایک سال کے اندر ابھی دنیا نے کووڈ-19 کا لاک ڈاؤن دیکھا, جس لاک ڈاؤن کے اندر ان کو انٹرنیٹ کی سہولیات بھی موصول تھی, وہ ڈاکٹرز کے پاس بھی جا سکتے تھے, ہر طرح کی سہولیت ان کے پاس تھی. لیکن کشمیریوں کے پاس کسی طرح کی ایسی سہولیت نہیں تھی. ایک یہ کہ لوگوں کو زبردستی گھروں میں بند کر دیا گیا, اس کے بعد ان سے تمام تر جو کمیونیکیشن کے وسائل تھے وہ چھین لیے گئے. باپ بیٹے سے بات نہیں کر سکا, بیٹی باپ سے بات نہیں کر سکی. اس طرح کا جو ٹراما کشمیر میں رہا, آج کشمیر کے اندر ایک سال کے بعد یہ ظاہر ہو رہے ہیں کس طرح سے لوگ ان ٹراماز سے گزر کر ہسپتالوں کی رخ کر رہے ہیں. اب کشمیر کی جو نئی سٹڈی آئی ہے کہ نوجوان لڑکے کارڈک اریسٹ سے فوت ہو رہے ہیں, جن کو کارڈک اریسٹ ہو رہا ہے نوجوانوں کو, یہ سارا وہ ٹراما ہے. خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے, یہ وہ ٹراما ہے جو کشمیر نے فیس کیا اپنے گھروں میں محصور ہیں اور بھارتی فوج کے ظلم سہنے پر مجبور ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب, what do you have to say, what message you want to give from this platform to all the people watching? بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بینش. دیکھیں, longest physical lockdown, communication blockade for the last 1 year, ہم نے ایسے کبھی پہلے اگزامپل نہیں دیکھا. اور پھر اس وقت illegal Indian occupied کشمیر کیا ہے, سب سے بڑا جیل اس وقت دنیا میں 80 لاکھ لوگوں کو انہوں نے جیل میں پرزنر بنا کے رکھا ہوا ہے. اور آپ نے وہ ظلم اور بربریت کی بات کی, تو اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ انڈین آرمی نے وہاں پہ جو ٹارچر جب وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ٹارچر کو انہوں نے ریلے کیا ہے لاؤڈ سپیکرز پہ, اس لیے کہ لوگوں کو مزید ان میں خوف پیدا کیا جائے, ان کو ٹیررائز کیا جائے. پھر ماس گریوز ہو گئی, ٹارچر, اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹارچر, ریپ, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز, لوگوں بنکرز میں سینکڑوں کی تعداد میں باڈیز جو ہیں وہ ملی ہیں چند 2-3 مہینے پہلے, کہ ان کو مار کے ان کو وہاں پہ انہوں نے بند رکھا ہوتا, ان کو سٹیک کیا ہوا تھا وہاں پہ بلو دا گراؤنڈ. سو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا خیال پوری دنیا بھی اب جاگ گئی ہے, جاگی ان دا سینس کہ اب چاہے یونائٹڈ نیشنز ہو, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ہو, کم از کم 2 اجلاس وہ بھی کر چکے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن, ایمنسٹی انٹرنیشنل, یہ تمام ادارے اب وہ چیزیں رپورٹ کر رہے ہیں اس بربریت کی جو پہلے ہم سن رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں اور ہمارا میڈیا بھی کر رہا ہے. لیکن اب یہ معاملہ اتنا انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے کہ اب وہ لوگ بھی میدان میں آ گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پہلا میسج ہمارا تو یہ ہے کہ کشمیری فریڈم فائٹرز کے لیے کہ آپ اپنے حملے جو ہیں انڈین آرمی پر وہ جاری رکھیں اور ان کو سخت کریں. یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بالکل مدد آئے گی, غیب کی مدد ہوگی. وہ کیسے ہوگی, کس شکل میں ہوگی, کیونکہ میں اب سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہمیں بھی وہ اپولوجیٹک اور وہ والی سٹانس نہیں رکھنا چاہیے انڈیا کے حوالے سے کہ انڈیا مائنڈ کر جائے گا. اور ابھی ہمیں کلیئرلی کہنا چاہیے کہ اگر پرائم منسٹر مودی بلوچستان میں اور کے پی میں وہ ان کی اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم, وہ دہشت گردی وہ کروا رہے ہیں اور اوپنلی وہ بولتے بھی اس کے بارے میں,
तो अब हमें ग्रेजुएट करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए जो हमारी मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट है टू दी कश्मीरी फ्रीडम स्ट्रगल। अब हमें अपग्रेड करके मटेरियल सपोर्ट की तरफ जाना चाहिए इन सम फॉर्म कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स के लिए, ताकि जो शिकस्त देनी है इंडियन आर्मी को, जो उनको नुकसान पहुंचाना है, कि वो मजबूर हो जाए इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को खाली करने में, वहां से विड्रॉ करने में। प्राइम मिनिस्टर मोदी को मजबूर किया जाए कि आर्टिकल 370 को रिवर्स करें, आर्टिकल 335A को रिवर्स करें, रिवोक करें, और जो पहले वाली सूरत हाल थी कम से कम वहां पे हम वापस जाएं। तो मेरा ख्याल है हमें ये काम करना पड़ेगा। लेकिन अपना बिनेश, मैं आपको बताऊं, आज मैं शहबाज शरीफ साहब की इस स्टेटमेंट में बहुत खुश हूं। ये फ्रंट पेज पे उनकी स्टेटमेंट आई है। कोई पाकिस्तानी सियासतदान, मेरे ख्याल शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी कभी इसका जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा, और मैं कितने अरसे से कह रहा हूं हमारे लीडर्स फॉरेन मिनिस्टर को इस पर बात नहीं करते हैं, वो उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब ने कि हमें यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहिए कि इंडियन लीडरशिप को उनको ट्राई किया जाए मूडी को फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी कि जो उन्होंने अपना इंसानियत के खिलाफ जो जराइम किए हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, उसके लिए उनको वर्ल्ड बॉडी जो है वो ट्राई करे, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। आई वुड लाइक टू टेक अ पिक फ्रॉम हियर बिकॉज सरदार भीषण सिंह साहब भी हमारे साथ बने हैं, उनको मैं चाहती हूँ कि वो इस डिस्कशन का हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब ज्वाइन करने के लिए। सरदार भीषण सिंह साहब, आपकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में। जैसे हम ये जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये बात मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई की नहीं है, ये बात कश्मीरियों की है, ये उन कश्मीरी बहन भाइयों की है जो कि एक साल, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा, जिस तरह से वानी साहब हमें कह रहे थे, लेकिन पिछले एक साल से जिस बर्बरियत, जिस जुल्म, जिस कर्फ्यू, जिस लॉकडाउन, जिस कैद को वो लड़ रहे हैं, उन्हें जरूरत है, उन्हें बिल्कुल जरूरत है कि लोग, पूरी दुनिया, खासतौर पे हम पाकिस्तानी, उनकी सपोर्ट के लिए बाहर आए और उनके लिए आवाज उठाएं। जी सर। सरदार साहब, आपको आवाज आ रही है? ऑलराइट, आई थिंक सो देयर इज सम ऑडियो इशू। फरीद रईस साहब हैं, एंकर पर्सन हैं कैपिटल न्यूज टेलीविजन के, और इस टाइम पर वो मुजफ्फराबाद में हैं और आज़ाद कश्मीर में, और उनके साथ मौजूद हैं जी आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम। उनसे गुफ्तगू भी हो रही है, और आइए आपको वहां लिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या बातचीत हो रही है और आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से हमारे जो मकबूजा कश्मीर के बहन भाई हैं उनके लिए क्या पैगाम जा रहा है, क्या हिम्मत जा रही है, क्या दुआएं जा रही हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं फरीद रईस साहब के पास, और जैसे ही उनसे बात खत्म करेंगे तो हम सरदार भीषण सिंह साहब के पास दोबारा वापस जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद जमा कराई है, और अब हम बात करते हैं उनसे और उनके तासुरात लेते हैं इस 5 अगस्त जो कि पूरा एक साल मुकम्मल हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आज पूरा एक साल मुकम्मल हो गया है इस चीज़ के ऊपर, और दुनिया चंद हफ्तों का लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकी, लेकिन कश्मीरी जो है वो एक साल हो गए यहाँ पे उस लॉकडाउन को बर्दाश्त करते हुए। अब भी आप समझते हैं दुनिया को एहसास नहीं हुआ? असल में ये जो कश्मीर के अंदर लॉकडाउन नहीं है, ये मिलिट्री सीज है। ये लॉकडाउन तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में होगा या दुनिया में होगा जहाँ पर लोग कोरोना से महफूज रहने के लिए। कश्मीर के अंडर सीज है, इसको लॉकडाउन नहीं कहना हमने। और ये अंडर अटैक है, मिलिट्री के अटैक है ये पिछले कुछ अरसों, खास तौर 5 अगस्त के बाद। तो ये मैं आपसे कह रही, ये कश्मीर का आज़म है ना, एक साल हो गया, उन्होंने कोई मुतालबा नहीं किया हमारा कारोबार ये हो गया, वो कर दो, वो कर दो, हमें फरा कर दो। उनका तो एक ही मुतालबा है कि यूएन की करारदादों के मुताबिक हमें अपने बस्तों के लिए फैसला करने का हक दिया जाए, और वो सारे पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की हुकूमत अब रवायती जो खारजा पॉलिसी है उसको तर्क करके एक एग्रेसिव जो है ना वो फॉरेन पॉलिसी जो है तरतीब देंगे, और एक बामानी और बामकसद मैसेज जो है वो अक़वाम आलम को देंगे कि कश्मीर के मसले पर पहलू तय करने से या इस पर नजर चुराने से इस खित्ते के 1.5 अरब अवाम का मुस्तकबिल जो है वो खतरात में जो घिर सकता है, और जिसका फिर मदावा मुमकिन नहीं होगा। फारूक साहब, इस वक्त आलमी जो अक़वाम आलम है उसकी बेहिसी आपको क्यों नजर आती है? देखिए, कोविड के बाद तो अक़वाम आलम ने लॉकडाउन को देखा कि लॉकडाउन क्या होता है, उसके बावजूद भी अक़वाम आलम अब तक इस पर वो आवाज़ क्यों नहीं उठा रही, जबकि मामला अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी है। अक़वाम मुत्तहिदा भी इस इशू पर उस तरह से बात नहीं करता। ऐसा है, दुनिया अब जो है ना वो तजारती मफादात अब महदूद हो गई। अब वो ह्यूमन राइट्स की जो है ना वो कदरें वो हुकूमतों के पास नहीं है। ये हिंदुस्तान क्योंकि एक बड़ा तजारती मंडी है,
यूरोपियन यूनियन के लिए, अमेरिका के लिए, तो लोगों की तवज्जो उस तरफ है। यही बड़ी गलती होगी। और यही गलतियाँ जो है ना, ये आज देखिए ना, जितनी भी साम्राज्य ताकतें थी या दुनिया के अंदर, उन्हीं का सबसे ज़्यादा जो अमवात उन्हीं मुल्कों में हुई हैं। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी सोच है जो तबाहकुन होगी इस कुरे अर्ज़ के लिए। तो ये इससे हटना पड़ेगा हुकूमतों को, और कश्मीर को उसके सही तनाजुर में देखना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो एक दिन पहले नया नक्शा जारी किया है कश्मीर के हवाले से। इस नए नक्शे के हाईलाइट करने से और कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे का नाम देने से और इस तरह की तमाम इक़दामात से दुनिया में कश्मीर के इशू को मज़ीद उजागर करने में क्या अहम सपोर्ट हमें मिल सकेगी? देखिए जी, बातें तो अमली तौर पर होती हैं। नक्शे में जो उन्होंने वो दिया हुआ है कश्मीर को, वो जो पाकिस्तान का मैप उसके साथ दिखाया हुआ है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि कश्मीर के मुस्तक़बिल का फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे। यही पाकिस्तान का केस है। अलबत्ता इससे यकजहती बड़ी है और अब हुकूमत पाकिस्तान पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होगी कि कश्मीर के बाद में फैसला कौन किरदार अदा करेगी। आज ऐसा नहीं होता कि इमरान खान साहब जो हैं वो आज यहाँ पे आ रहे हैं, इस मामले के ऊपर एक मुश्तरका सेशन बुलाया जाता है ताकि दुनिया को भी ये पैगाम दिया जाता है कि चलें इंटरनल हमारे मसाइल जितने भी हैं, इशूज़ जितने भी हैं, लेकिन इस एक इशू के ऊपर हम सब एक हैं। कल है वो 6 तारीख को जॉइंट सिटिंग है, लेकिन हम 7 तारीख को लीडर ऑफ अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ साहब को बुला रहे हैं अलॉन्ग विद अदर अपोजिशन पार्टीज, ताकि वो भी यहाँ और ताकि एक यकजहती का मुजाहरा किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका। राजा फारूक हैदर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस वक्त मौजूद थे और उनसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे इस वक्त, और जिसके ऊपर हमने बात की उनसे, और कश्मीर के मामले के ऊपर ख़ास तौर के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से उन्होंने कहा कि करारदाद जमा कराई गई, लेकिन चूंकि दुनिया इस वक्त, उन्होंने कहा कि इस वजह से अक़वाम आलम खामोश है क्योंकि इस वक्त दुनिया तजारती मफादात को मलूज़ खातिर रखी हुई है, लेकिन इस वक्त हमारी अपनी जो खारजा पॉलिसी है उस पर भी नज़रसानी करना होगी ताकि दुनिया को बताया जा सके कि कश्मीर के मामले के ऊपर अक़वाम आलम भी उसी तरह से अपना किरदार अदा करे जिस तरह से हम अपना किरदार अदा। जी बहुत बहुत शुक्रिया फरीद रईस साहब अब तक के लिए। राजा फारूक हैदर साहब, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू उन्होंने की, बड़े फैक्ट सामने रखे, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने एक मैसेज पहुंचाया कि वी हैव टू रीविजिट हमारी खारजा पॉलिसी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी सरदार बीचन सिंह साहब। सरदार साहब, आपको आवाज़ आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है जी सरदार। ओके अब एक्चुअली क्योंकि मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, एनीवे सरदार भीषण सिंह साहब, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? राजा फारूक हैदर साहब जो हैं, आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो बड़ा एक दबंग किस्म का मैसेज दिया है, करारदाद की भी बात की है, ये भी बात की है कि ऑब्वियसली रीविजिट करना होगा कि हमारी खारजा पॉलिसी क्या है, क्योंकि जो बेसिक बुनियादी हक है, मतलब रिलीजन को एक तरफ रख करके, नेशनैलिटी को एक तरफ रख करके, जो बुनियादी हक है इंसान का, ह्यूमैनिटी का, उसको बेसिकली मजरू किया जा रहा है कश्मीर में। मैं राजा साहब की गल तो नहीं सुन सकिया, लेकिन राजा साहब एक बहादुर निडर मुजाहिद है तो उन्हें हमेशा कश्मीरियों की गल की है। असी ये समझते हैं कि पिछले साल 5 अगस्त आज वाले दिन कश्मीरियों के जोड़ा खसूसी हैसियत सी वो भारत ज़ालम सरकार ने ख़त्म कर दिता, और पूरा साल सारे कश्मीरियों नू जेल दे बंद करके उन्होंने एजुकेशन बंद हो गई, उन्होंने सेहत तालीम ये ने काफ़ी चीज़ों तो महरूम हो गए, इंटरनेट बंद किया गया, सारी दुनिया तो कटिया गया, लेकिन कश्मीरी जोड़ा जज्बा है वो घट नहीं होया बल्कि वध गया। निहत्ते कश्मीरी जेड़े के खाली हाथ या डंडे या पत्थर नाल आर्मी जेड़े हिंदुस्तान की आर्मी है, उधर दी पुलिस है, उहदे नाल खाली हाथ नाल मुकाबला करते रहे पूरे साल, और पूरे साल सैकड़े नौजवानों को शहीदियाँ दित्तियां ने। असीं ये समझते हैं कि कश्मीर की जिहड़ी जदोजहद है ये जारी रहेगी, और भारत ज़ालम सरकार का जिहड़ा जुल्म है एक दिन जरूर ख़त्म होएगा। और कश्मीर दे विच साडे भैण भरा मुसलमान वीरां ते जिहड़ा जुल्म हो रहा है, सिख दुनिया भर दे जिथे भी बैठा है वो अपने मुसलमान भरावां नाल शाना बशाना खड़े ने। और जिस तरह पिछले साल 5 अगस्त जो खसूसी हैसियत ख़त्म की तो उन्होंने दिनों दे विच काफ़ी जिहड़े कश्मीरी बच्चियां यूनिवर्सिटियां कॉलेजां दे विच सिखां ने तकरीबन 37 बच्चियां नूं स्पैशल जहाज़ करके कश्मीर पहुंचाया। तो कश्मीर वास्ते हमेशा यूके अमरीका मुख्तलिफ कंट्रियां दे विच बेशक थोड़े तादाद सिख ते कश्मीरी इकट्ठे होकर इंडिया के खिलाफ एक जदोजहद कर रहे हैं, तो पाकिस्तान दे वसने वाले सिख भी मुसलमान वीरां दे नाल
ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਦੁਰੇਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ 6 ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੈਂਕਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ, RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ, ਰਾਹ ਏਜੰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। भारत सरकार और RSS और जब से जदों दे मोदी दी सरकार बनी पिछली हुकूमत और ये इन्होंने जुल्म का इंतहा कर दिता, लेकिन ना सिख ते ना मुसलमान असी जुल्म तो नहीं डरते। असी जुल्म के खिलाफ हमेशा डट के लड़ांगे ते खालिस्तान भी असी लवांगे और कश्मीर भी असी आज़ाद करावांगे। जी भीषण सिंह साहब, बिल्कुल जी, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज। इस्लामाबाद मुझे जाना है, इस वक्त जावेद बलोच साहब हैं हमारे ब्यूरो चीफ। जिस तरह से भीषण सिंह साहब ने भी मैसेज दिया और एक तरह से उन्होंने एक फैक्ट भी शेयर किया जावेद बलोच साहब, और वो फैक्ट यही था कि इस टाइम पर अगर आप मोदी सरकार को देखें, अगर आप मोदी सरकार की पॉलिसी को देखें, तो इस टाइम पर उनकी कोई भी ऐसी अक़लियत नहीं है जो कि मोदी सरकार के जुल्म से, बर्बरियत से, नाइंसाफी से बच सकी हो। एंड सेम गोज फॉर कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, उसकी आवाम जो कि अपनी बेसिक राइट के लिए जो है वो आवाज उठा रहे हैं, थक नहीं रहे हैं। इतना जुल्म, इतना बर्बरियत वो बर्दाश्त कर रहे हैं, ना जाने कब से, ये पिछले 1 साल से तो बहुत ज्यादा उनके ऊपर कर्फ्यू लग गया। जी जावेद साहब। देखें बिनेश, मोदी सरकार की जो बात आपने की और हमारे सिख सरदार साहब ने बात की, वो तो पूरी दुनिया जानती है कि मोदी सरकार क्या है और मोदी सरकार के इकदाम क्या हैं, उन्हें किस हद तक पजीराई मिल रही है अपने मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर, और दुनिया में किस हद तक उन्हें पजीराई मिल रही है। अब देखें, 4 माह का लॉकडाउन जो है वो कोरोना के बायस दुनिया ने फेस किया और दुनिया की जो है वो चीखें निकल गई। और दूसरी तरफ कश्मीर का जो है वो 1 साल हो गया कश्मीरियों को, हमारे भाइयों को। दुनिया जानती है कि वो किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं और किस तरह डटे हुए हैं और किस तरह अपने मौके पे खड़े हुए हैं। और ये उन्होंने साबित कर दिया कि वो, ये तो कहानी है 72 साल की, ये 1 साल की कहानी नहीं है। ये तो अपनी मोदी ने इंतहा की ना 1 साल का लॉकडाउन करके, तो उन्हें जो है वो सीज किया और उन्हें जो है वो दबाने की कोशिश की, लेकिन वो दबा नहीं पाए। ये दुनिया जानती है, चाहे वो इंडिया के लोग हों, इंडिया की अवाम हो, इंडियन गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान की अवाम हो या दुनिया की किसी भी खित्ते में जो है वो लोग बस रहे हों। अब कश्मीर की आवाज़, कश्मीरियों की आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। बिनेश, वो बच्चा जानता है कि कश्मीरियों का क्या मौक़िफ़ है, कश्मीरियों का क्या हक है, और मोदी सरकार जो है वो किस हद तक जो है वो मुजालम ढाल रही है और किस हद तक वो मुजालम फेस कर रहे हैं कश्मीरी अवाम। ये कश्मीरियों की, ब्रिगेडियर फारूक साहब ने जो पहले बात की कि जो कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्हें अपनी जद्दोजहद जो है वो जारी रखे हुए हैं वो लोग, और वो पहाड़ों पर, जंगलों में अपने निहत्ता लोग जो हैं वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अपनी हक के खुद इरादियत के लिए जो है वो अपनी जंग लड़ रहे हैं। और कोई पूरी इंडियन फौज जो है, पूरी इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्हें उनकी आवाज़ दबाने में नाकाम हो चुकी है। यही वजह है कि कभी 370, कभी लॉकडाउन, कभी कर्फ्यू, कभी मुजालम, और कभी जो है वो कोई ऐसे वाकयात दहशतगर्दी के वाकयात खुद करवाएं और उसका इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पर और जो इंडियन जो कश्मीरी लीडर हैं उन पर जो है वो लगा दिया जाए। तो मोदी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, वो उसको समझ नहीं आ रही है, उसकी जो है उसको किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। मेरे साथ इस टाइम पर और मकबूल जान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सीनियर एंकर पर्सन है, 8 बजे का आपको पता है, बड़ा प्राइम टाइम स्लॉट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जफर हिलाली साहब भी हमें अब से थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन और ये साहब, आपके पास मैं बिल्कुल यही सवाल लेकर के आऊंगी, क्या करे आखिर पूरी दुनिया, पाकिस्तान ऐसा क्या करे कि मोदी को ये रियलाइज हो, उसको समझ आए कि भाई तुम क्या कर रहे हो और अब दिस इज इनफ, पिछले 1 साल से तुमने बहुत ज्यादा जुल्म और बर्बरियत कर लिया। मोदी सुन क्यों नहीं रहा है, उसको अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पा रहा वो इस पूरी सिचुएशन को? देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब नेशन स्टेट्स कायम हुई थी ना 1920 में, जब पासपोर्ट आया है,
اور جب ویزا ریگولیشنز آئی ہیں تو انہوں نے ایک باؤنڈریز کو ایک تقدس دینا شروع کیا اور ساتھ کہا کہ ہم لوگوں کی جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہوتا ہے جو ایک آدمی کی جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کی نیشنلٹی کے ساتھ عزت سے آزادی سے جینے کا یہ تسلیم کیا گیا کہ ایوری نیشن ہیز اے رائٹ، یہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹرز میں تھا. لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب جنگوں سے کوئی ملک جو ہے وہ فتح نہیں کیا جائے گا، اب اقوام متحدہ ہی جس کو آزادی دلائے تو دلائے. اس کے بعد جتنے بھی ملک آزاد ہوئے، مثلا الجزائر آزاد ہوا ہے، جنگ سے نہیں ہوا، جنگ لڑی انہوں نے، پہلے جنگ لڑنی پڑتی ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ سارتر جو تھا وہ فرانس میں رہتا تھا، فرانس نے الجزائر پہ قبضہ کیا ہوا تھا، سارتر فرانس چھوڑ کے الجزائر چلا گیا تھا اور الجزائر کے مجاہدین سے لڑا تھا اور وہ بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، لیکن اس کو اقوام متحدہ بیچ میں آئی تھی. ایسٹ تیمور کا مسئلہ اب میرے اور آپ کے ہوش کے مسئلہ ہے، ساتھ وہ تو پہلے کی بات ہے. پھر اس کے بعد دارفور کا جو مسئلہ ہوا ہے سوڈان کا، میرے اور آپ کے ہوش کے مسئلہ، اقوام متحدہ انٹروین کی گئی. لیکن دو ایسے جگہ ہیں جہاں مسلمان بستے ہیں. ایک فلسطین کا مسئلہ، آپ اندازہ کریں کہ 1973 میں جو اوسلو ایکارڈ ہوا ہے اس میں پوری دنیا نے مان لیا کہ دو اسٹیٹس ہوں گی، ایک فلسطین کی ہوگی اور ایک ہوگی یہودیوں کی اسٹیٹ ہوگی، اور دونوں کے درمیان میں ایک جو یروشلم ہے اس پہ جھگڑا تھا کہ یہ عالمی شہر ہونا چاہیے، واقعی 3 مدہ. دوسرا کشمیر کا مسئلہ. آپ اندازہ کریں کہ وہ عالمی دنیا، میرے بچپن میں جو پاسپورٹ تھا اور آپ کا بھی پاسپورٹ ہوگا یقیناً، اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل اور جنوبی افریقہ کے لیے کارآمد نہیں ہے. ہم جنوبی افریقہ کو کیوں گالی دیتے تھے؟ اس لیے کہ چند تھوڑے سے گوروں نے ایک بہت بڑے کالوں کے اوپر جیسے حکومت کر رہے تھے، اپارتھیڈ کہتے تھے. ایک ایسا نسل کی بنیاد پہ، رنگ کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، عقیدے کی بنیاد پہ، اس پہ جب بھی کسی آدمی کے اوپر کیا جائے تو یہ. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ نریندر مودی کے آنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں، آپ کو کچھ چیزیں بہت بری ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں کشمیریوں کے حق میں بہت بہتر ہوئی. ایک تو یہ تھی کہ بہت اس کی ایک وجہ ہے کہ کشمیریوں نے گزشتہ تقریباً 72 سال سے جو آسیں اور امیدیں لگائی ہوئی تھیں وہ ختم ہو گئی. نہ اب عمر عبداللہ دیکھتا ہے دلی کی طرف، نہ اس کا باپ دیکھتا ہے اور دلی کی طرف، نہ محبوبہ مفتی دیکھتے ہیں دلی کی طرف، کوئی دلی کی طرف نہیں دیکھتا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو لالی پاپ دیا گیا تھا 370 کا، کیونکہ دیکھیں نا کشمیر کا مسئلہ جو ہے ان دونوں چیزوں سے بالا تر ہے. 370 آج انڈیا جو ہے واپس لے جائے تو کیا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. کیا انڈیا ان کو انسانی حقوق دے دے سارے جو چارٹر میں ہوتے ہیں ڈومیسائل فلانا تو کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. کشمیر کا مسئلہ بیسیکلی جو میری اور آپ کی بنیادی سٹینڈرڈ، جو انسانیت کی سٹینڈرڈ جو عالمی، وہ یہ ہے کہ یہ انفنشڈ ایجنڈا آف سب کانٹیننٹ ہے. یہ جب یہ 47 کے وقت جس وقت یہ لینڈ کھچ رہی تھی اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا یہ انفنشڈ ایجنڈا ہے، اسی لیے کہ نہ کشمیر انڈیا کی طرف گیا تھا نہ کشمیر پاکستان کی طرف آیا. یہ مہاراجہ کا جو کشمیر جانا ہے یہ بعد میں ہوا ہے. یہ شیخ عبداللہ کو انڈیا بعد میں لے کے گیا ہے. ہمارے پاس آزاد کشمیر 48 میں آ چکا تھا، اس وقت یہ صورتحال تھی. اصل مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ عالمی ضمیر نے یہ طے کیا ہوا ہے. اب عالمی ضمیر کو کیسے جھنجھوڑیں؟ وہ تو جھنجھوڑنے والی صورتحال ہی نہیں ہے. وہ تو سچی بات یہ ہے کہ آپ مسلمان کا نام، یہ جو انفنشڈ ایجنڈا، یہ جو آپ نے ٹرم دیا نا، یہی میں لے کے ذرا آگے کیری آن کرنا چاہوں گی. 2 بڑے معتبر پینلسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے. جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان صاحب ہیں. السلام علیکم، خوش آمدید سر، بہت بہت شکریہ اس ٹرانسمیشن میں جوائن کرنے کے لیے. ظفر ہلالی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب جوائن کرنے کے لیے. ظفر صاحب آپ کے پاس ہی میں آنا چاہوں گی آفٹر دس انفارمیشن جو کہ اوریہ مقبول جان صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور یہ جو ٹرمینالوجی بھی کر رہے ہیں، انفنشڈ ایجنڈا ہے کشمیر سب کانٹیننٹ کا. سر کب تک یہ انفنشڈ ایجنڈا رہے گا؟ مطلب آج 5 اگست ہے اور آج ہم جس طرح سے یوم استحصال مقبوضہ کشمیر منا رہے ہیں، دس از ہائی ٹائم کہ ہمیں مودی کو یہ باور کرانا ہوگا. اور مودی کے اپنی طاقت کے نشے میں اتنا چور ہو چکا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پوری دنیا اس کو کس طرح سے کرٹیسائز کر رہی ہے. دیکھیے مودی کا جو کھیل ہے، پہلے تو میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ یہ انفنشڈ ایجنڈا ہے پارٹیشن کا، اور جب تک یہ ختم نہیں ہوگا پارٹیشن ایک لحاظ سے کمپلیٹ نہیں ہوگا. مگر آپ نے مودی کا ذکر کیا ہے. دیکھیے مودی کو ایک لحاظ سے ہم سب خلاف ہیں، ظاہر ہے، مگر دیکھیے مودی نے کیا کیا ہے. ہلو 1 2 1 2 1 2 1 2 جی ظفر ہلالی صاحب بولیے گا. میرا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مودی کے تو خلاف ہیں،
मगर एक चीज याद रखें कि मूडी ने क्या क्या किया है। नंबर 1, उसने इस डिस्प्यूट को इंटरनेशनलाइज इस तरीके से किया है जो हम फ्रैंकली कर नहीं पाते थे। दूसरी चीज, उसने एक और पार्टी को इस डिस्प्यूट के अंदर शरीक कर दिया है और वो पार्टी है चाइना। ये भी एक लिहाज से एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। तीसरी बात यह है कि उसने कश्मीरियों को यूनाइट कर दिया है। अगर एक आदमी ने कश्मीरियों को यूनाइट किया है पाकिस्तान के साथ, वो है मूडी। तो ये 3 चीजें ने तो मूडी ने कर दिया है। चौथा चीज जो उसने किया है कि वो इंडिया का फेक सेक्युलरिज्म जो था उसको तो खत्म कर दिया, तबाह कर दिया है, वो तो है ही नहीं। और 5th, राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा है कि अब मूडी और नॉट पाकिस्तान या पीस या चाइना, मूडी और हिंदुस्तान एक एक के साथ नहीं अब रह सकते हैं। इसलिए मूडी कह रहा है कि चीन ने कोई जमीन नहीं लिया है इंडिया का। अरे भाई, अगर चीन ने इंडिया का कोई जमीन नहीं लिया है तो क्यों पिक्चर्स क्यों बता रहे हैं कि वो वे दे आर एंड उनकी क्या क्लेम है, और पूरा दुनिया कह रहा है कितने 1000 स्क्वायर किलोमीटर ये वो, तो ये तो झूठा भी है। तो मेरे ख्याल में मूडी जो अपने आप पे एक सदमा थोपा है, मेरे ख्याल में फ्रैंकली इट इज अनबिलीवेबल। और चाइना को इसने एक और चीज कर दिया है। चाइना को इसने बता दिया है कि भाई तुम्हारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट द बेल्ट रोड इनिशिएटिव और तुम्हारा फ्लैगशिप उस प्रोजेक्ट का सीपेक पाकिस्तान के साथ, वो भी खतरे में है अगर आप अगर आप मूडी को चलने दें इस तरीके से। तो मेरे ख्याल में मूडी हैज ब्रॉट बहुत एक आफत लाया है हिंदुस्तान पे, और इंशाल्लाह इससे हम फायदा उठाएंगे। ठीक है जी। ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड एजाज जवान साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद सर। आपको ट्रांसमिशन में मैं वेलकम कहूंगी। कैसे इससे जो है फायदा उठाया जा सकता है? जिस तरीके से मोदी एक्सपोज तो हुआ है, लेकिन सर बात तो वो है ना कि प्रैक्टिकली क्या हुआ। इट्स बीन 1 ईयर सर। अगर मैं रीसेंट टाइम की बात करूं, उससे पीछे जितने भी मकबूजा कश्मीर के लोगों की जद्दोजहद है, जो उनके क्राइसिस हैं, जिस तरह के हालात में वो रह रहे हैं, उसको अगर एक तरफ करके अगर हम पिछले सिर्फ 1 साल की बात करें, 5 अगस्त 2019 ऑनवर्ड की बात करें, दैट इज अनबेरेबल। अगर आप एक लम्हे के लिए भी सोचें, जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, टॉर्चर वीडियोस आ रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर वो टॉर्चर करके सेलिब्रेशन करते हैं, जिस तरीके से भारतीय आर्मी को उन्होंने छोड़ा हुआ है मकबूजा कश्मीर के निहत्ते हमारे बहन भाइयों के ऊपर, समझ नहीं आती है कि मामला आखिर कब संभलेगा। जी, ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि कब सुलझेगा। लेकिन देखना ये है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएन, वो क्या करती है, इंटरनेशनल पावर बिल्डर्स क्या करते हैं, और स्टेक होल्डर्स का क्या रोल है। अब स्टेक होल्डर्स हैं पीपल ऑफ कश्मीर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ने एक एक्सट्रीम पोजीशन ले ली है, उसको अनडू करने के लिए, उसके उन इकदामात को रिवर्स करने के लिए जो अमली इकदामात उठाए जाने हैं, वो अभी तक नजर नहीं आ रहे। हम जो ये कह रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कि हम पॉलिटिकली, मॉरली और डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करेंगे कश्मीर को, देखिए ये सपोर्ट तो 72 ईयर्स से हम कर रहे हैं। और 72 ईयर्स के बाद पिछले 1 साल से जो पोजीशन चेंज हुई है, जो एक एक्सट्रीम पोजीशन हिंदुस्तान ने इख्तियार कर ली है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेंज कर दिया है, जफर इलाही साहब ने जो इफेक्ट्स गिने हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। हिंदुस्तान ने इसको इंटरनेशनलाइज कर दिया, अपनी पोजीशन बहुत कमजोर कर दी, इंटरनेशनली भी, मॉरली भी, और जो मुल्क के अंदर इत्तेहाद था उसको उन्होंने बहुत कमजोर कर दिया, माइनॉरिटीज को इनसिक्योर कर दिया। लेकिन कमजोरी उस वक्त होती है जब दुश्मन उसको एक्सप्लॉइट करने की सलाहियत रखता हो।